हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की फोर्थ सेमेस्टर की बुक फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विस। तो फिर हमने जितनी भी वीडियोस कवर अप करी है वो हमारी यूनिट 2 की थी एंड हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हमने पढ़ा प्रोडक्ट्स के बारे में कि प्रोडक्ट्स कैसे होते थे, कि मतलब वहाँ पे बॉन्ड्स, इक्विटी, शेयर्स, ये सब क्या होता था। हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है, कौन ब्रोकर होता है, कौन कैसे क्या होता है, वो सब पढ़ा था। एंड अभी यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कि सर्विसेज कैसी होती है, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज, मतलब असिस्टेंस कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सप्लायर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कौन कौन प्रोवाइड करता है, देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, देन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इवोल्यूशन कैसे हुआ था, क्लासिफिकेशन, टाइप, स्कोप क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज का, एंड प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, एंड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर फेस कर रहा है इंडिया में। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया की, इनको असिस्ट कौन कर रहा है, इनको मैनेज कौन कर रहा है। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि मीनिंग क्या होती है। सो मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड सप्लायर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो सिंस 1990s there have been upsurge in the financial services provided by various banks and financial institution। देखो अब फाइनेंशियल सर्विसेज है, अब सर्विसेज को हम छू तो सकते नहीं, हम देख तो सकते नहीं, हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं। तो ये सारा इंटेंजिबल होता है एंड ये कोई पर्टिकुलर बग्स में नहीं होता। हम इनको सिर्फ एक कॉन्टिन्यूसली मतलब मिक्सचर्स होते हैं और इनको बस हम फील कर सकते हैं और मतलब ऐसे हम कोई मतलब देख नहीं सकते इन सर्विसेज को, एज यू ऑल नो ऑलरेडी। सो देखो क्या होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, वो हमारे बहुत सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एफिशिएंसी ऑफ इमर्जिंग फाइनेंशियल सिस्टम डिपेंड्स लार्जली ऑन इक्वालिटी और वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कि देखो आपको जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरह से किन चीज़ों में बटा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्या क्वालिटी, मतलब किस तरह से क्वालिटी दे रहे हैं, वो हमारा टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कि वो सिर्फ एक ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सर्विसेज में किसका भला होता है। तो वहाँ पर वेराइटीज़ होती हैं, ऑप्शंस होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन सब के लिए, कि जो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सब देखो फाइनेंशियल कंपनीज है दो तरह की होती है, एक होती है बैंकिंग, एक होती है नॉन बैंकिंग। तो ये सब पढ़ेंगे कौन कितनी प्रोवाइड कर रहा है। सो द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज कैन डिफाइन एज एक्टिविटीज, benefits and satisfactions connected with the sale of money that offer to users and customer financial related values। कि देखो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की डेफिनेशन आई तो आप क्या लिख कर आओगे, आप लिख कर आओगे कि एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स, सेटिस्फेक्शन, वे सारी एक्टिविटीज़, ये सारे बेनिफिट, सेटिस्फेक्शन जो कि हमारे कनेक्ट है सेल ऑफ मनी से, मनी को सप्लाई करने से, दैट ऑफर टू कस्टमर एंड यूजर्स फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू ऑफर करी जा रही है, मतलब आप एक प्रिविलेज ले रहे हो उनको एंजॉय करने का। सो फाइनेंशियल सर्विस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरियस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दस फाइनेंशियल सर्विसेज हैज राइटली डिफाइन एज, और इनको राइटली डिफाइन कैसे करा, द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स ऑफ वेरियस काइंड्स फैसिलिटेशंस of various financial transactions and other related activities in the world finance like loans, insurance, credit cards, money management and providing information on stock markets। कि देखो फाइनेंशियल सिस्टम को उन्होंने कैसे, फाइनेंशियल सर्विसेज को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा है कि वो सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि इंस्टीट्यूशन हमको ऑफर करते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बैंक्स प्रोवाइड्स करते हैं जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें स्मूथली हैंडल कर सके, और वो कुछ फॉर्म में करते हैं लाइक इंश्योरेंस दे देते हैं, लोन्स दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ देते हैं। इन सब पे काम कराने के लिए ही फाइनेंशियल सर्विसेज को बोला जाता है। सो फाइनेंशियल सर्विसेज रेफर टू द इकोनॉमिक सर्विसेज, ये सारी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं प्रोवाइडेड बाय फाइनेंस इंडस्ट्री, जो फाइनेंस इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। दैट इंक्लूड्स, फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन आ सकता है, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में बैंक्स आते हैं, क्रेडिट कंपनीज आ जाती हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनीज, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रेकर्स, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ें आते हैं। देन सप्लायर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से सप्लायर्स हैं, सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज, इंश्योरेंस कंपनीज, क्रेडिट कार्ड, इंश्योर कंपनी, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड लीजिंग कंपनीज एंड यूनिट ट्रस्ट एंड फाइनेंस कंपनीज एंड सो ऑन। ये सारे ही लोग हैं जो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रीडर्स
फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेंडर सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज एंड अल्टीमेट कंज्यूमर मार्केट की। देखो जो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये अपनी सर्विसेज को रेंट पे देता है टू द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज को एंड हमारे अल्टीमेट का मार्केट्स में। देन दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इंक्लूड गवर्नमेंट प्राइवेट एंड प्राइवेट सेक्टर की। देखो अब इसमें जो ये जो बाद में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक इंडस्ट्रियल्स और जो अल्टीमेट कस्टमर को जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये डिवाइडेड होती हैं गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में एंड प्राइवेट सेक्टर में। देन द कमर्शियल सेक्टर, इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में, इन सब चीज़ों में। सो विद इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री द मेन मार्केट्स आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब देखो फाइनेंशियल सर्विस इतनी सारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बट यहाँ पे मेन सेक्टर्स है जो कि यहाँ बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। सो अब बैंकिंग कंपनीज कौन कौन सी होती है? सो फर्स्ट वन दैट इज बैंकिंग कंपनी। सो आर गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देखो बैंकिंग कंपनीज कौन सी होती हैं जो बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से इंक्लूड होती हैं। सो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट डिफाइन बैंकिंग। अब सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट क्या बोलते हैं कि बैंकिंग है क्या, मतलब बैंक्स है क्या। सो द एक्ट एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक पेबल ऑन डिमांड, अदरवाइज विड्रॉल बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर टू अदरवाइज। की देखो इन्होंने बैंकिंग मतलब बैंकिंग कंपनीज दैट मीन्स कि बैंक्स को कैसे डिफाइन करा है। सो बैंक्स क्या होते हैं, ये वो मतलब ना बैंक्स क्या होते हैं बेसिकली हमारे जो डिपॉजिट होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है और जब इनसे मांगता है तभी देता है, या फिर हम वो बायरी चेक ड्राफ्ट ऑर्डर वगैरह इन सब के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो बस ये बोला है जो कि हमारे मनी को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टिंग ऑफ पर्पज ऑफ लेंडिंग, कि हमारे पैसे को एक्सेप्ट करता है लेंड करने के भरोसे से, कि मतलब बाकी जिसको उधार होगा उसको दे देगा और मतलब या फिर हम डिमांड करेंगे तभी हमको प्रोवाइड करेगा। तो ये सब होता है बैंकिंग कंपनीज। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो देयरफॉर any companies which engage itself in the manufacture of goods and carries out trade accept deposit of money from the public from financing it activities will not be treated doing business of banking। देखो जो कंपनीज होगी therefore any company, कोई भी कंपनी अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में या फिर ट्रेड करने के लिए या फिर जो एक्सेप्ट और डिपॉजिट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक फॉर फाइनेंसिंग इट इन्वेस्टिंग विल नॉट बी ट्रीटेड डूइंग बिजनेस एंड बैंकिंग, कि बैंकिंग में काउंट नहीं होती हैं। सो देन मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, की जो कमर्शियल बैंक है उनका मेन फंक्शन क्या है। सो इनका मेन फंक्शन क्या है, अपने हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना फ्रॉम फर्म इंडिविजुअल से और हमको सेफ्टी प्रोवाइड करना एंड हमें डिपॉजिट्स देना, फिर बाद में उन फंड्स को लेंड करना और द प्रोविजन ऑफ वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल रिलेटेड एंड रिलेटेड सर्विसेज एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द अबव टू मेन बैंकिंग फंक्शंस। अब बाकी जो प्रोविजंस क्या होते थे कि फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज के कि वो हम इससे रिलेटेड होते थे और जिनके अबव दो टू फंक्शंस हैं इनसे रिलेटेड होते थे। दैन सेकंड वन दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंपनीज इंगेज एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में होता है, लाइक जो लोन्स देते हों, एडवांसेस देते हों एंड सो ऑन एक्टिविटी एक्सेप्टेड ऑन। देन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, वेंचर सिक्योरिटीज़ एंड हायर परचेज ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, देन इंश्योरेंस, स्टॉक बैंक या फिर चिट फंड्स या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह, मतलब इन सब चीज़ों में इंक्लूडेड हो। द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी कौन सी होती हैं। सो इट मीन्स इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कंपनी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी हो। अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच अ कंपनी विच हैज़ इट प्रिंसिपल बिजनेस इन द रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट और लैंडिंग, उनका प्रिंसिपल बिजनेस ही मेन डिपॉजिट और लैंडिंग का हो। एंड सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर द क्लास एंड ऑस्पिरेशन आज RBI सेटिस्फाई, जो कि RBI से वही स्पेसिफाई करता है। इनके अलावा द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट प्रोवाइड करती है हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एंड ब्रोडन द रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज को और ज़्यादा ब्रोड कर दिया है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, देखो अगर आपको मीनिंग नहीं आती तो फीचर्स को एक्सप्लेन कर दो, अगर फीचर्स नहीं आते तो मीनिंग को डिवाइड कर दो, तो वो हमारी सारी फीचर्स बन जाते हैं। सो देखो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, अगर फीचर्स की बात करो, डेफिनेशन की बात करो, डेफिनेशन में भी डाल सकते हो। सो इंटेंजिबल होता है, डायरेक्ट सेल होता है, हमारा हेटेरोजेनिटी होती है एंड फ्लक्चुएशन इन डिमांड होता है, प्रोडक्ट कस्टमर इंटरेस्ट, लेबर इंटेंसिव, ज्योग्राफिकल डिस्पर्शंस
एंड लैक ऑफ स्पेशल आइडेंटिटी, इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड रिक्वायर इक्वलिटी लेबर, हमारे इक्वलिटी लेबर चाहिए होता है। सो इंटेंजिबल से क्या होता है, हम इसको टच नहीं कर सकते। जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है हम इसको टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ इनको सिर्फ फीडबैक दे सकते हैं, जो क्वालिटी को देख सकते हैं। एंड एक्सेल क्या होता है, इफ चैनल टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ चैनल टू डिस्ट्रीब्यूशन से जाके सकता है। हम कोई मिडल मैन नहीं है बीच में कि हाँ उसने उसको सर्विसेज दे दी वो सर्विस हमें दे देगा, नहीं। हम इसको सिर्फ राइट कंज्यूम कर सकते हैं। हम इसको सिर्फ इंश्योर ही कर सकते हैं राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना ज़रूरी है, तभी जाके हमें सर्विसेज मिलेगी। दैन हमारी हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल डिफरेंट कस्टमर रेट्स की, जो यहाँ पे मतलब बहुत सारी वाइड रेंज है, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग अलग सर्विसेज होते हैं। दैन फ्लक्चुएशंस इन डिमांड की, जो डिमांड होती है फाइनेंशियल सर्विसेज के लाइक इंश्योरेंस, ये फ्लक्चुएट होती रहती है एज पर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैन प्रोटेक्ट कस्टमर इंस्ट्रक्ट की, जो फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं प्रॉपर अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस से लेके नहीं बल्कि अदर सेक्टर से रिलेटेड भी। दैन लेबर इंटेंसिव की, जो पर्सनल सर्विसेज होते हैं ये भी ऑटोमेशन, जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं वर्सेस ऑटोमेशन। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट इशू होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो थोड़ी हाईली लेबर इंटेंसिव होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन में, एंड जो प्राइस होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड यहाँ पे हमारी कस्टमर हमारा इंडिविजुअलिटी भी चलती है हमारी सर्विसेज में। दैन सेकंड वन दैट इज़ जोग्राफिकल प्रिस्पर्शंस की, जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं दोनों एक अपील और जो वाइडर एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा जो सर्विसेज होती हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा अब प्लेजर प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। एंड हमारी मतलब इंटरनेशनल नेशनल लोकल कस्टमर हमें ना एज पर जी जोग्राफिकल कंज्यूम करते हैं। दैन लैक ऑफ स्पेशल आइडेंटिटी, जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर यूजुअली अप्रोच अ नियर बाय ब्रांच ऑफ बैंक के, जो कस्टमर्स होते हैं वो जो उनके पास होता है उसी कस्टमर मतलब ब्रांच में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं बिकॉज वो कन्वीनियंट है। तो ये हमारे यहाँ पे लैक ऑफ स्पेशल आइडेंटिटी मतलब कि जो एक प्रॉपर पैकेज होता है, मतलब प्रॉपर एक पैकेज हमें प्रोवाइड करता था जिसमें लोकेशन, स्टाफ, सर्विस, रेपुटेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जो कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा बल्कि। दैन इन्फॉर्मेशन बेस्ड की, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पे क्रिएशन एंड हमारा डिसमिनेशन, यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। दैन रिक्वायर क्वालिटी लेबर की, जो फाइनेंशियल सर्विस है पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लेबर लगता है, जो कि इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सब चीज़ों को हैंडल करे। जो टाइप ऑफ लेबर है ये डिपेंड करता है किस तरह से आपका काम है। दैन सबको ट्रेन करा जाता है। दैन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सो द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स जिसमें बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेक्स सर्विसेज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक की रोल प्ले करते हैं। सो द मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के, लाइक फैसिलिटिंग ट्रांजेक्शंस के, ट्रांजेक्शंस को फैसिलिटेट करना, सेविंग्स मोबिलाइज करना, एक इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स की, फंड्स को अच्छे से डिप्लॉय करना। देन प्रोविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज की, इनको देखना भी, देन उनका रिस्क मैनेज करना, देन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट को भी देखना। सो फर्स्ट वन दैट इज़ फैसिलिटिंग ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शंस को देखना कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं वो ट्रांजेक्शंस को अच्छे से देखता है कि गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रॉपर एक पूरे मॉनेटरी जो फंड्स होते हैं, जो मतलब मॉनेटरी एंड जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करती हैं सारी ट्रांजेक्शन्स को। देन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की, जो सेविंग्स होती है उनको मोबिलाइज करना हमारे सेवर से लेके इन्वेस्टर्स तक के लिए, एंड अच्छे से कैपिटल फॉर्मेट करना। देन इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस होती है, प्रॉपर एक मार्केट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे अच्छे से फंड्स को देखा जाता है, एक अनप्रोडक्टिव तरीके से प्रोडक्टिव वे पे लाया जाता है। दैन फोर्थ वन दैट इज़ प्रोविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज की, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है प्रॉपर देखता है कि मतलब सर्विसेज को कैसे मॉनिटर करना है, कैसे फंड्स को यूटिलाइज करना है। दैन रिस्क मैनेजमेंट की, जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर होता है प्रॉपर जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स कंपनीज में ये सारा जो रिस्क है थोड़ा कम कर देते हैं, जो रिस्क को होता है उसको डिवाइड कर देते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ में। दैन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि, जो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर सर्विस सेक्टर को अच्छे से क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव डायरेक्शंस देते हैं, सारे जो मतलब हर चीज़ को चैनलाइज करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ओवर द ईयर्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिल्डिंग सोसाइटी, हायर परचेज क्रेडिट, इनकी अपनी ही एक इकॉनमी बनी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है प्रॉपर ग्रो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, प्रॉफिट, इन सब चीज़ों में ग्रो ही हो रहा है। तो फॉलोइंग कंसिडरेशन जो कि माइंड में रखते हैं कि क्या क्या दिए हैं कि उन्होंने
प्रॉपर एक जो सर्विसेज है प्रॉपर सही टाइम पे, सही प्लेस पे, सही प्राइस में हमें मिलती रह रही हों, जो कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रहा हो, जो इंटरेस्ट कस्टमर है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, वेरियस स्कीम्स प्लान्स प्रोडक्ट्स होने चाहिए मार्केट में जो कि इनका डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट को बनाए रखे थे। जो सर्विस होती है प्रॉपर एक मतलब लोकली ना हो बल्कि उनको नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँचाया गया हो, यहाँ पे मासिव ब्रांच होती है। देन एफर्ट जो कि एफर्ट्स हमने करे हैं मेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर इमेज एंड सर्विसेज पब्लिक की जो उनकी इमेज है वो अच्छे से बनी हो, जो इन्फॉर्मेशन है वो कि अच्छे से प्रोडक्शन मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो अच्छे से उनको एम्फेसिस कर रही हो हर चीज़ के लिए। देन जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हो अपना जो कस्टमर बिहेवियर है वो भी अच्छे से समझ रहे हो, उनकी नीड्स के लिए, उनके एटीट्यूड की डिमांड में उनको जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी जाए, उन अपनी न्यू ब्रांचेस खोले, अपना नेटवर्क बढ़ाए कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो हमेशा सारे स्टेप ले रहा है, मतलब डोर स्टेप तक उनकी सर्विसेज को लाने की कोशिश कर रहा है। लाइक जो AC वाले होते हैं वो भी अभी वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब जो नेल एक्सटेंशंस वाली सर्विसेज होती है वो भी घर पे मिल रही हैं, पार्लर वाली सर्विसेज घर पे मिल रही हैं, मतलब हर चीज़ें अब घर पर मिल जाती है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जो आज के कस्टमर हैं प्रॉपर डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, मिनिमम प्राइस में चाह रहे हैं कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल हो उनकी शॉर्ट टर्म मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सारी चीज़ों को करें, जो मोबिलाइजिंग है वो भी सेविंग्स, जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी मोबिलाइजिंग में हेल्प कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्रेडिट एजेंसीज बनी है जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट को बचा के रखे, एंड कुछ कंपनीज है जो कि उनके कैश को हैंडल करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ से लेके। तो जो हमारा फाइनेंशियल सर्विस बहुत अच्छे से कर रहा है। सो तो कि ना कुछ इंपॉर्टेंस है जो उन्होंने हाईलाइट करी है कौन कौन सी, कि वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट है, मोबिलाइजेशन करती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करती है, प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ को, यहाँ पे ग्रेटर यील्डिंग मैक्सिमाइज रिटर्न आता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट डिजायर प्रोडक्टिव चैनल्स मिल जाते हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड मिल जाता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की अच्छी हो जाती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनोवेशन आता है बहुत अच्छे से। देन इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की इवोल्यूशन कैसे होती है, मतलब कैसे क्रिएट हुई थी। सो द इवोल्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि है मतलब कि ना डिस्कस कर रही है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, जो पहले की मतलब इंसेंट रूट्स कहाँ से कहाँ तक की थी, इसके लगे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, इनोवेटिव हुआ है, कैसे अडेप्टेबल बना है, तो क्या क्या जर्नी है। सो इंसेंट रूट्स में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी यहाँ पे अनऑर्गेनाइज थी, यहाँ पे इंडिविजुअल बैंक्स होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, बार्टर सिस्टम होता था, एंड ब्रिटिश रूल के टाइम पे यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ आना शुरू हुई हैं। देन फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, जो फाउंडेशन फॉर्म बैंकिंग का था इंडिया में वो की स्टेब्लिश और बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में आया था। बहुत यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रेसिडेंसी आई थी बैंक से, सच एस बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास भी यहाँ पे बिल्ट हुए थे। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर RBI 1935 में RBI जो सेंट्रल बैंक हुआ जो कि रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है बैंकिंग सेक्टर को। देन सेटिंग ऑफ द स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया की बाद में प्रेसिडेंसी आई थी कि इंपीरियल्स बैंक्स ऑफ इंडिया बनने लगे। देन एग्रीकल्चर डिफेंस कॉर्पोरेट लाइक नाबार्ड आने लगा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया हमारा 1960s एंड 70s में, जिसमें एग्रीकल्चर डिफेंस कॉर्पोरेशन एंड नाबार्ड प्रॉपर क्रेडिट जो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करता था, उनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता था। देन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज होने लगे बहुत ज़्यादा, लाइक 14 मेजर बैंक्स जो कि नेशनलाइज किए गए। देन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी उसको एक मैसिव चेंज तक लाया गया, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई 1991 में, जिसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड एक और चीज़ होती थी उसमें अच्छे से मतलब उनको बूस्ट करा है अपनी इकॉनमी को। देन कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स आने लगे बहुत ज़्यादा। देन फाइनेंशियल रेगुलेशंस आए जिसमें हमारा सेबी एंड PFRDA IRDA ये सब चीज़ें आई। देन ये सारे इंस्टीट्यूट सेटअप हुए जिससे कि इनका इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन होती रहे। देन फाइनेंशियल इनोवेशन एंड फाइनटेक की जो फाइनेंशियल इनोवेशंस आने लगी 21वीं सेंचुरी में ये भी आई, जिसमें हमारा ATM मोबाइल वॉलेट सर्विसेज आने लगी। देन डिजिटल रिवोल्यूशन आया जो कि हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी लाए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाए थे। अभी हम मिशन इंडियन कॉमर्स में पढ़ कर आए हैं ये सारी प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, शेयर, UPI वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह, मतलब ऑनलाइन पेमेंट जितना भी सिस्टम है ये सब चीज़ें। देन क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जो फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन से टाइप्स की हैं, तो जिसमें डायग्राम दिया है इसको उन्होंने फॉलो नहीं करा है, वो किसी और तरीके से करा है। ये डायग्राम जो रियल डायग्राम क्या है ये मैंने अपने एक नोट्स वाली वीडियो में प्रोवाइड करा है जो कि ऑलरेडी आ चुकी है आपके पास। देन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले जो वीडियो है। देन क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देखो दो तरह से होती हैं।
एक होती है एसेट बेस्ड, जिनको फंड बेस्ड भी बोलते हैं, होती है फीस बेस्ड, ओके, एडवाइजरी सर्विसेज भी होती है, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देन क्लासिफिकेशन कैसे करा है कि अगर देखो, अगर हम फंड बेस्ड पे करेंगे, मतलब देखो यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे एसेट बेस्ड एंड फीस बेस्ड है, मतलब और एक यहाँ पे है, एंड ऑन द बेसिस फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी क्लासीफाइड एज बिलो, यहाँ पे ऑन द बेसिस सर्विसेज की सर्विसेज कौन सी, देखो यहाँ पे सर्विसेज कौन सी हैं, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फंड्स क्या है। सो ये सर्विसेज मतलब जो कि डायग्राम बनाया है, ये जो नीचे लिखा हुआ है उसके बेस्ड पर है, लाइक सर्विसेज कौन कौन सी हैं एंड बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ फंड्स कौन सा है। एंड जो हमारा एसेट्स एंड फी बेस्ड है, ये हमारा सिर्फ ये वाले पार्ट्स है, मतलब ये दोनों जो हमने ऊपर पढ़ के आए हैं और ये दोनों जो भी हमने नीचे पढ़े हैं। सो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फंड्स की सर्विसेज ऑफर्ड कौन कौन सी है। जो सर्विसेज ऑफर्ड है वो दो तरह से है, एक होती है रिटेल फाइनेंशियल सर्विस, एक होती है होलसेल फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जो रिटेल फाइनेंशियल सर्विस होती है उसमें हमारा बैंकिंग सर्विसेज, फॉरेक्स सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। एंड जो हमारी होलसेल फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उसमें मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग, हायर परचेज, वेंचर कैपिटल, फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स, अगर मूवमेंट्स की बात करें, मतलब मूवमेंट ऑफ फंड्स की बात करते हैं, फिर एसेट बेस आ जाता है जिनको फंड बेस्ड बोलते हैं, एंड वन नॉन फंड आता है जिसमें जो फी बेस्ड होती हैं। सो अब पढ़ते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इज वेरी लार्ज एज दे कवर अ वाइड रेंज ऑफ विच एक्टिविटी कैन बी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एक्टिविटीज। अब देखते हैं फाइनेंशियल स्कोप कौन सा होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो फिर दो तरह से एक्टिविटीज़ होती है, होती है ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, एक होती है मॉडर्न एक्टिविटीज। सो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ दो तरह से होती है, एक होती है फंड बेस्ड, एक होती है नॉन फंड बेस्ड। सो फंड बेस्ड में कौन कौन सी आ जाती है, इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, वेंचर कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, फैक्टरिंग एक्सेट्रा। एंड नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ में आती है हमारी इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, लोन्स एंड एक्शंस एंड मर्जर एक्विजिशन, कैपिटल कंस्ट्रक्टिंग एंड क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, कस्टोडियल सर्विसेज, सिक्योरिटाइजेशन एंड मर्चेंट बैंकिंग। एंड हमारा मॉडर्न एक्टिविटीज़ में आ जाती है प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज, ट्रस्टीज टू डिबेंचर होल्डर्स, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्टिंग सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर्स, re-elevations of sticks and units and innovation ideas, and to provide analytics and data visualization tools. So अब पढ़ते हैं फर्स्ट वन, दैट इज एसेट बेस्ड फंड बेस्ड सर्विसेज कि मतलब ये वाली जिनको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा, इनको यहाँ पे लिखा तो है पर इनको नीचे एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है। इन्होंने यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करा बट यहाँ पे इनका डायग्राम बनाना भूल गए हैं, तो वो डायग्राम मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो से बनाया हुआ, वो वहाँ से देख लेना। सो द एसेट बेस्ड फंड बेस्ड सर्विसेज डेवलप सर्विस दैट इन्वॉल्व क्रेडिट from financial institution and bank acquire asset funds to the for the customer की जो asset और जो fund based services होती हैं वो सारी सर्विसेज होती हैं जो क्रेडिट लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, जो अपने एसेट्स को रिक्वायर कर सकें फिर फंड्स को। सो फर्स्ट वन दैट इज इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीजिंग फाइनेंस। सो लीजिंग फाइनेंस क्या होता है, लीजिंग हैज इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो जो लीजिंग हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग्स में आता है, ये जो इंडिया है यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, एंड जो फर्स्ट लीजिंग कंपनी थी इंडिया में वो लिमिटेड हुई थी 1973 में सिंस, एंड देन यहाँ पे नंबर ऑफ मीडियम से लार्ज कंपनीज आने लगी हैं जो पे लीजिंग प्रोवाइड करती है। एंड वंस अ फर्म हैज़ रिवलेटेड, अब फर्म बन जाते फिर इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी आ जाती है एसेट्स के बीच में, इन्वेस्टमेंट्स के बीच में, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्टेड करा जाता है, फिर प्रपोजल दिया जाता है, फिर ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो फिर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो द फर्म नीड नॉट ओन द एसेट, फिर वहाँ पे जो फर्म होती है उसको एसेट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ जैसे रेंट पे ले लेते हैं। सो इट इज़ बेसिकली इंटरेस्टेड इन द एक्वायरिंग द यूज़ ऑफ एसेट्स की ये बेसिकली किस पे इंटरेस्टेड होता है, सिर्फ उस एसेट्स को यूज़ करने के लिए इंटरेस्टेड होता है। जो फर्म्स होती हैं उसे लीजिंग पे ले लेती है, वो खरीदती नहीं है, रेदर देन बाइंग इट, उसको लीज पर ले लेती है। इन कंपेरिजन ऑफ लीजिंग विद बाइंग, द कॉस्ट ऑफ लीजिंग जो होती है शुड भी हम उसको कंपेयर करते हैं। द कॉस्ट ऑफ लीजिंग द एसेट शुड बी कंपेयर विद द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एसेट्स। सो द नॉर्मल सेंस ऑफ फाइनेंसिंग हम इसको डेप्ट
एंड इक्विटी में इसको मेजर करते हैं। जो पेमेंट होती है लीज़ की, तो रेंटल सिस्टम में होती है, जो पेमेंट्स होती है बोर्डिंग्स में होती हैं, वो सब इक्विवेलेंट एंड द कंपैरिजन इज़ कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ लीजिंग। हम उसको कंपेयर करते हैं कि हमारा कितना लीज़ होगा, डेप्ट कितनी होगी, हमको रेंट दे रहे थे उसको डेप्ट रेफर करते हैं। एंड द प्रॉफिट्स आर काउंटिंग इक्विटीज़। सो जो लीज फाइनेंसिंग होती है अच्छे से बाइंग एंड ऑप्शंस पे जाता है, लाइक कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट फाइनेंशियल कितनी है एंड लीजिंग फाइनेंसिंग कितनी है। दैट इज़ नो एक्सक्लूसिव लो लाइक लेजिस्लेशन। यहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव लो नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है कि आपको कैसे लीजिंग करनी है। द रिलेवेंट प्रोविजंस जो कि एलाइड लेजिस्लेशन, वही सब चीज़ें हैं कि हम लीज पे ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं। फिर सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं ऐसे कोई अंडर ऑब्लिगेशंस नहीं है, बट आप ले सकते हो अपनी मर्जी से। सो लीजिंग इंडियन ग्रोइंग बिजनेस, अभी ग्रोइंग बिजनेस हो रहा है, यूज़ कर सकते हैं आप किसी प्रोडक्ट की, बट आपको उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लीज पे ले सकते हो, एज अ रेंट पे ले सकते हो, जिसकी पेमेंट्स आप इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हो। देन हायर परचेज कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है? सो हायर परचेज का क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक ऑल्टरनेटिव होता है लीजिंग का, जिसमें जो गुड्स होती हैं खरीदी और बेची जा सकते हैं, बट कुछ टर्म्स होते हैं। टर्म्स ऐसे होते हैं कि जो पेमेंट होती है वो इंस्टॉलमेंट्स में की जाएगी, जो पोजीशंस होगा वो एकदम से बायर को दे दिया जाएगा, बल्कि जो प्रॉपर्टी है, जो ऑनरशिप होगी, रिमेन विद इन द वेंडर की जो ऑनरशिप होगी, सिर्फ पोजीशन दिया जाएगा, बल्कि जो ऑनरशिप होगी वो वेंडर के पास ही रहेगी जब तक उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी जा सकती है। एंड जो सेलर्स होता है वो रिपोजेस भी कर सकता है अपनी गुड्स को, अगर कोई डिफ़ॉल्ट निकल जाता है पेमेंट्स वगैरह में। हर इंस्टॉलमेंट्स होगी हम उसको एज अ हायर चार्जेस करेंगे अंटिल हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती। सो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हायर परचेज सिस्टम के, कि जो पेमेंट होती है वो जो बायर होता है वो देता है अपनी हायर को, देन यूजुअली जो वेंडर होता है इंस्टॉलमेंट्स में लेता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, जो पोजीशन होता है वो दिया जाता है, बट जो ऑनरशिप होती है वो उसमें स्टिल उसके पास होती है। जो सेलर होता है द प्रॉपर्टीज द गुड्स ऑफ वेंडर के पास ही रहती है, कि जो ऑनरशिप होती है वो वेंडर के पास ही रहती है अंटिल वो लास्ट पेमेंट्स नहीं कर सकता है, एंड वो इंस्टॉलमेंट्स पे करता है। जो हायर होता है और जो वेंडर होता है वो रिपोजेस कर सकता है अपनी गुड्स को, अगर वो डिफ़ॉल्ट निकल जाता है पेमेंट्स में। एंड जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट एज वेल एज रिपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट में भी होती हैं। जो हायर होता है वो अपने चार्जेस को रेट इंटरेस्ट ऑन फ्लैट रेट पे चार्ज करता है। सो द कंज्यूमर क्रेडिट, और जो कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है, इसमें सारे एसेट्स आते हैं, इंक्लूड्स ऑल एसेट्स बेस्ड फाइनेंसिंग प्लान्स ऑफर टू इंडिविजुअल टू हेल्प देम एक्वायर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्रेडिट कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है कि उन सबको फाइनेंशियल प्लानिंग्स प्रोवाइड करना जिससे अपना ड्यूरेबल गुड्स खरीद सके। इन कंज्यूमर क्रेडिट ट्रांजेक्शन द इंडिविजुअल कंज्यूमर बायर pays a part of cash purchase price at the time of delivery of the asset and pays the balance with interest over a specific time। कि थोड़ा सा टाइम पैसे दे देता है और बाद में जो पैसे देने होते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में देता रहता है। द कंज्यूमर क्रेडिट हैज़ इमर्ज इंपॉर्टेंट एसेट्स, ये सारे जो जैसे डाउन पेमेंट पे बोलना, ऐसे ये भी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम क्या क्या कर, जैसे कि कार, स्कूटर, VCR एंड TVS, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंस, पर्सनल कंप्यूटर्स, कुकिंग रेंजेस, ये सब हमें खरीदने पड़ते हैं, तो हम इसको थोड़े से पैसे देके खरीद सकते हैं, बाद में पैसे हम देते रहे ऐसे। थर्ड वन दैट इज़ बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंजेस एंड एट्रैक्टिव फंड बेस्ड सर्विसेज। ये हमारी एट्रैक्टिव फंड बेस्ड सर्विसेज है जो कि हमारी फाइनेंशियल कंपनीज प्रोवाइड करती है। जो बिल डिस्काउंटिंग होती है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आया है एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड आफ्टर द 1992 में जो स्कैम हुआ, तो जो RBI था उन्होंने कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हमारी बिल डिस्काउंटिंग पे। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये, द बिल ऑफ एक्सचेंज BE इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि मेकर बनाता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओनली इन ऑर्डर टू सर्टेन पर्सन ऑन द बिहेवियर ऑफ द दैट इंस्ट्रूमेंट। की देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मैं किसी को लिख कर दूँगी कि आप इसको पैसे दे दो, तो वो वहाँ पे जाएगा इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे मेरे बिहाफ पे पैसे रिसीव कर लेगा। देन बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज फॉर फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन गुड्स विच मीन्स दैट इज इसेंशियल ट्रेड। एक ट्रेड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी है। यहाँ पे बैंक लीड विदाउट एनी क्वालिटी सिक्योरिटीज, हमें क्वालिटी सिक्योरिटीज़ नहीं आती है। प्रेजेंटली कमर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो सेलर्स हैं
एंड द सेलर रोल्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो पे बायर्स को दे देता है, जो बाद में बिल होते हैं इनको क्लीन बिल एंड डॉक्यूमेंट्री भी बोला जाता है, एंड बाद में क्लियर कर देते हैं टाइटल सच एज गिव रिसिप्ट्स. सो द बैंकर परचेज द बिल ऑफ ऑन द डिमांड एंड क्रेडिट कस्टमर अकाउंट ऑन द अमाउंट ऑफ बिल लीज डिस्काउंट एंड मेच्योरिटी ऑफ द बिल बैंक प्रेजेंट द बिल टू द एक्सेप्टर ऑफ पेमेंट्स. एंड बाद में मेच्योरिटी के टाइम पे वो उसे दे देता है. एंड इन केस ऑफ अगर बिल डिस्काउंट डिसऑनर्ड हो जाता है फॉर नॉन पेमेंट, जो बैंक होता है अपनी सारी अमाउंट कवर कर लेता ऑफ द बिल फ्रॉम द कस्टमर अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस, और अपने जो कनेक्शंस होता है उनकी अपनी उनकी जो चार्जेस होता है वो भी उन्हीं से ले लेता है. देन वेंचर कैपिटल कौन सा होता है? द वेंचर कैपिटल रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन अ हाईली रिस्की प्रोजेक्ट की जो द टर्म होती है वेंचर कैपिटल, इसमें एक हाईली रिस्क प्रोजेक्ट्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है जिसका ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न हम वो एक्वायर कर सके. वेल द कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल इज़ वेरी ओल्ड, थोड़ा ओल्ड है, रिसेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज में आया है. अपीयर्स टू हैव गिव फिल अप द वेंचर कैपिटल मूवमेंट. कि देखो रियल से बात वेंचर कैपिटल होता है कि बहुत ज़्यादा रिसेंट इन टर्म्स आया है इन कैपिटल में, कि जो वेंचर कैपिटल है कि हमारी कंट्री में क्योंकि इंक्रीजिंग टेक्नोक्रेट इंटरप्रेंसेस आ रही हैं जिनकी रिस्क थोड़ा कम होता है. द वेंचर कैपिटल कंपनीज प्रोवाइड द नेसेसरी रिस्क भी नेसेसरी रिस्क आता है जो कि प्रोमोटर्स को प्रोवाइड करा जाता है. इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कैपिटल, हमें कैपिटल मिलती है वेंचर कैपिटल फर्म्स में. एंड द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है. गाइडलाइन सच जैसे गवर्नमेंट बताती है कैसे कैसे करना है, थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता है, अनरियलिस्टिक भी होता है. यहाँ पे एडिशन जो कंपनीज होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ फाइनेंशियल एजेंसी सर्व करते हैं जिससे जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके. इसमें क्या क्या आता है? इन्वेंचर वेंचर कैपिटल स्कीम ऑफ IDBI, यहाँ पे स्कीम ऑफ ICI, जो रिस्क एंड कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर DC एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. देन 2 सर्विसेज और है. एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट द क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. देन हाउसिंग फाइनेंस होता है टिल लेट 1970 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर हाउसिंग वेज एस्टेट की जो हाउसिंग से एस्टेट के लिए में जो हमें जो फाइनेंस मिलता है, और ये कि इमर जो है फंड बेस्ड सर्विसेज हैं. एंड ये हमारा NHB से और बाय द RBI 1998 में सिचुएटेड हुआ था. एंड NHB एक एपेक्स प्रिंसिपल हाउसिंग फाइनेंस एक प्रॉपर स्कीम बन चुकी है एंड प्रॉपर साइट बन चुकी है जो कि HDFC ने लॉन्च कर दी, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस मिलता है. देन इंश्योरेंस सर्विसेज आपको पता ही है कि कंपनी होती है सो इंश्योरेंस सर्विसेज, सो इंश्योरर बोलते हैं, एंड पर्सन होता है एक जो पॉलिसीज़ को लेता है, दैट्स कॉल्ड इंश्योर्ड. की जो इंश्योर्ड होता है हर महीने कुछ अमाउंट देता है, दैट्स कॉल्ड कंसिडरेशन. फिर उसकी कंसिडरेशन के एक्सचेंज में उनको सब सेफ्टी प्रोवाइड करता है. एंड जिस चीज़ को भी आपका इंश्योरेंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस है, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको वो पैसे मिल जाते हैं जितने भी आपकी पॉलिसीज़ में होता है, बेशक आपने उतना उनको दिया ना हो अभी तक. एंड अगर आपकी डेथ नहीं होती तो वो सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी खुद से रख लेती है. सो जो इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर आता है जो कि कंपनीज और होती हैं. एंड यहाँ पे कंसिडरेशन होता है जिसको प्रीमियम बोलते हैं. फिर दोनों में एक इंश्योर्ड होता है जो कि लॉस को सफ़र करता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क, जो भी इसका रिस्क होता है सच एज फायर और कंपनसेट बेनिफिशियल, मतलब कुछ भी हो सकता है वो. एंड जो डॉक्यूमेंट्स होता है लाइक जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसमें सारे टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लैक एंड वाइट में लिखा होता है जो इंश्योरर एंड दी इंश्योरर इज कॉल्ड पॉलिसी. एंड दोनों को मिला के पॉलिसी बोलते थे. जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्जेक्ट मैटर होनी, मतलब वहाँ पे होनी चाहिए. ये डिपेंड करते हैं कि कैसी इंश्योरेंस पॉलिसी है. एंड जो इंश्योरेंसेज हैं उसको लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस में इन्होंने डिवाइड कर दिया है. एंड जो कि हमारे डिफरेंट नीड्स के बेसिस पे हो जाते हैं सारी पॉलिसीज़. मतलब आपको किसी भी चीज़ पे लेनी है, मतलब होल लाइफ पे, जॉइंट लाइफ पे, किसी भी चीज़ पे लेनी है, थर्ड पार्टी के लेनी है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. देन फैक्टरिंग होता है एज ए फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है, प्रोवाइड रिसोर्सेज टू फाइनेंस रिसीवेबल, जो कि हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रिसीवेबल्स को एंड उनको फैसिलिटेट करता है कि वो कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स कैसे करने. इन द मेथड्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फैक्टर्स. जो कमर्शियल बैंक होते हैं प्रॉपर फाइनेंसिंग देते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स के लिए, इनवॉइसेस के लिए. जो फर्म्स होते हैं प्रॉपर एक इमीडिएट पेमेंट्स को अचीव कर लेते हैं. दैन जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ऑफर सर्विसेज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेब्ट्स आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स की. जो फैक्टर्स होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सर्विसेज को हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं उनको कि ऐसा अपने डेब्ट रेज करा अपने क्रेडिट सेल से. देन जो फैक्टरिंग होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ओवर द वर्ल्ड. एंड जो फैक्टर रेंडर सर्विसेज वेरी फ्रॉम द बिल्स, क्योंकि जो फैक्टर है वो अलग है हमारे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है.
एंड एट प्रेजेंट फैक्टरिंग इन इंडिया क्रिएटेड बाय ओनली फ्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एट प्रेजेंट की बात करें तो जो हमारा जो फैक्टरी है वो सिर्फ कुछ ही इंस्टीट्यूशन है जो इसको चला रहे हैं। एंड द रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप्स कंसिडर्ड बाय RBI शुड बी इनकरेज। मतलब इन्होंने सेटअप करने की सोची तो है। इन स्पाइट द मैनी सर्विसेज ऑफर द मोस्ट क्रिटिकल फॉल्स आउट इंक्लूड में कुछ ऐसे कुछ क्रिटिकल फॉल्ट्स पे, जैसे यहाँ पे हाई कॉस्ट आ जाती है एज पर दी शॉर्ट टर्म, एंड जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं फाइनेंशियल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, एंड मतलब ब्रोकर वगैरह भी कुछ खेल जाते हैं कुछ ऐसा। देन बी दैट इज़ नॉन फंडेबल फीस बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज भी होती हैं। सो फी बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज ऑल्सो इनको बोलते हैं नॉन फंड फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशलाइज सर्विसेज, जो कि सिर्फ स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं, बैंक वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये हमें कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलती है, इंटरमीडियरी से मिलती है, जो कि कुछ इनकम कमाते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्री ब्रोकरेज एंड कमीशन के रूप में। सो फर्स्ट वन दैट इज़ मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग एक फी बेस्ड सर्विसेज है जिसमें जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स में आते हैं, उनको कुछ असिस्टेंस देते हैं जो भी उनके कस्टमर्स वगैरह होते हैं। एंड क्रेडिट रेटिंग होता है। क्रेडिट रेटिंग इज एन ओपिनियन, एक ओपिनियन रेटिंग एजेंसीज है जो कि यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आपको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को मैनेज करना है। एक फ़ी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि अभी क्रेडिट रेटिंग बताता है अपने इन्वेस्टर्स को, कॉर्पोरेट्स को, बोरोवर्स वगैरह जितने भी इनके पास जाते हैं, तो रेगुलरली अपनी चीज़ें बताता रहता है उनके बारे में। यहाँ पे अपना जो बिजनेस एंटरप्राइजेज अपने फंड रेज कर सकते हैं विद अ गुड रेटिंग और लेसर नॉन एज मार्केट अप्रोच में जा सकते हैं। एंड अ कंपनी विद हाई रेटेड इंस्ट्रूमेंट हैज मेकिंग एफर्ट्स। देन रेटिंग फैसिलिटी, बेस्ट प्राइसिंग, टाइम इशू की मतलब आपके टाइमिंग्स क्या है, मतलब एफर्ट्स थोड़े कम लगेंगे। देयर आर 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कुछ 3 मेजर क्रेडिट एजेंसीज है लाइक CRISL, ICRA एंड केयर। देन स्टॉक ब्रोकिंग होती है कि सेबी से पहले स्टॉक ब्रोकिंग था वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल्स करता था। देन उसके बाद कुछ और लेस रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस आई, फिर उसके बाद सेबी आ गया जो सेबी सेटअप हो जिसमें सेल्फ रेगुलेटरी एंड प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से चेक करा। जो स्टॉक ब्रोकर एक मेंबर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक का जो कि बाय एंड सेल्स करता है एंड प्रॉपर एक हर मतलब एक लेवल बना के रखता है जो सेबी से एम्पावर्ड है, जो सारी चीज़ें चेक करता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो लोग बताता है। कुछ सब ब्रोकर्स होते हैं जो कि सप्लाई में देखते हैं, मतलब सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब सारी मतलब ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टर, ब्रोकर, जनरल ऑब्लिगेशन सब में उन्होंने सब में टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड करी हैं सेबी ने। देन कस्टोडियल सर्विसेज होती हैं जो कि कस्टोडियंस प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी डिफरेंस होती है हमारे डिपॉजिटरी से। जो कस्टोडियन इंटरमीडियरीज होते हैं सारे अकाउंट्स को देखता है अपने क्लाइंट्स को, इनको सेफ्टी इंश्योर करता है, सर्टिफिकेट तैयार करता है, ये एक ट्रस्टी की तरह से काम करता है, एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये अपडेट करता है सारी इन्वेस्टमेंट स्टेटस क्या है, सिक्योरिटीज़ कैसे होनी है। जो कस्टोडियन होता है सारी बुक क्लोजर देखता है, रिकॉर्ड्स देखता है, सब चीज़ें देखता है। देन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि यहाँ पे की एक प्रोसेस होती है जिसमें सारे जो चेंजिंग the organizations of business, that process involving changing the organization of business की मतलब ऑर्गेनाइजेशन की मतलब बिजनेस को चेंज करना ऑर्गेनाइजेशन की। इस प्रोसेस में क्या होता है हम रीडिज़ाइन करते हैं सारी कंपनी को एंड रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं जो कॉर्पोरेट होते हैं, मतलब अच्छे से हर चीज़ों को चेक करते हैं एज इट कैन अटेम्प्ट टू मूव द ऑर्गेनाइजेशन न्यू डायरेक्शन, मतलब न्यू डायरेक्शन में उसको लेके जाते हैं, उनका बिजनेस चेंज कराते हैं, मतलब उनका एड्रेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू एड्रेस चैलेंज, मतलब वहाँ पे चीज़ें और लाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इंक्रीज़ करने, मतलब डाइवर्सिफाई प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस को। देन प्रेजेंट सिनेरियो एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी कंपनी की डिपेंड होता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज कैसा है। जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी कुछ चीज़ों से गुजर रहा है। फाइनेंशियल इन प्रोसेस रैपिड ट्रांजिशन आफ्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ, द फाइनेंशियल सर्विसेज इन सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं? लाइक क्वालिफाइड पर्सन नहीं है सेक्टर में, इन्वेस्टर अवेयरनेस ही नहीं है, स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं है, देन एंड ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर, देन एडवोकेट डाटा एंड फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, मैनेजमेंट मतलब रिस्क अच्छे से नहीं हो रहा है। देन इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे इस कुछ अलग भी हैं द
फाइनेंशियल सर्विस हैज़ फेस मेनी प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? लाइक लैक ऑफ एजुकेशन अमंग इन्वेस्टर्स, की इनको एजुकेट नहीं है, न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है एंड मतलब एजुकेट करना चाहिए। देन लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, हमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करनी चाहिए, वाइड रेंज प्रोवाइड करवानी चाहिए। देन इनएडिक्वेट एंड पुअर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यूज़र्स, की जो यूज़र्स हैं इनको इनएडुकेट चीज़ें मिल रही है, फिर हमें पुअर क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं, उनको अच्छे से डिस्क्लोजर नहीं मिल रहा है। देन लैक ऑफ रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं वो, प्रॉपर डाटा नहीं है। देन हाई सर्विस कॉस्ट, की जो कॉस्ट है वो भी इतनी ज़्यादा हाई है। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? जो रेगुलेशन सुपरविजन जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडिया में, वो डिफरेंट रेगुलेशन अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती है। लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस है जो प्रोवाइड करी हैं, जो कस्टमर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होल्डर फंड्स बेस्ड सब्सक्राइबर। जो RBI है, जो RBI प्रॉपर रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है कुछ पार्ट्स को फाइनेंशियल सिस्टम के। जो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है, ये प्रॉपर सारे RBI ही इनको रेगुलेट करता है। जो कैपिटल मार्केट है, जो म्यूचुअल फंड्स है, अंदर कैपिटल मार्केट है, प्रॉपर रेगुलेट करते हैं इनको। SEBI रेगुलेट करता है। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब IRDA, ये प्रॉपर इंश्योरेंस सेक्टर्स को देखता है, पेंशन फंड्स को देखता है। एंड जो हमारा एंड द पेंशन एंड जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये प्रॉपर सारी पेंशन फंड्स को चेक करती है। एंड द कंपनीज एक्ट जो है प्रॉपर सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को चेक करता है कि इन्वेस्टर शेयर होल्डर वगैरह क्या है। देन जो सारे रेगुलेटरी होते हैं उनके खुद के ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, फीस है, पेनल्टीज़ है, पावर्स है, सबके अलग अलग हैं। एंड अभी जो फाइनेंशियल सर्विस लाइक RBI, SEBI एंड IRDA, इनकी कुछ की ग्रिव्स एंड रेड्रेसल भी है जो ये प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। एंड देयर आर नंबर ऑफ लेजिस्लेशन, कुछ नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस भी है जो कि फाइनेंशियल सर्विस में प्रोवाइड करे जाते हैं इंडिया के। देयर आर द RBI एक्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एंड द कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। So yeah, that's for chapter number 7 of the first unit of financial market and services. I hope you like this video and chapter बहुत ज़्यादा ईजी था, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ाने के लिए। सो गिव योर रिव्यूज़ एंड ओपिनियंस इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपके पास बुक की PDF नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।